we are going to start a new topic, that is abnormal molecular masses of electrolytes. तो नया टॉपिक हमारा क्या है? abnormal molecular masses of electrolytes. ये टॉपिक अब हम डिस्कस करना चाहते हैं. ठीक है. एक वेरी सिंपल वे क्या हो सकता है कि substances can be divided in two categories. First is non-electrolytes and second is electrolytes. ठीक है. Electrolytes are further classified as electrolytes undergo dissociation. Electrolytes undergo dissociation and electrolytes undergo association. ये मोटा क्लासिफिकेशन. जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. फाइन. व्हाई इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? बिकॉज व्हेन वी डिसॉल्व ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करें ग्लूकोज को, तो आफ्टर डिसोल्यूशन, जब ये डिसॉल्व हो जाता है, तो डिसॉल्व होने के बाद भी इसका आयोनाइजेशन नहीं रहता है, इसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, मोलिक्यूलर कंपोजिशन सेम रहता है. तो सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इस कैटेगरी में ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, एटसेट्रा. ये इस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. और व्हेन वी यूज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इट गिव्स गुड रिजल्ट्स. यानी अगर हम किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ colligative properties like elevation of boiling point, depression of freezing point, relative lowering of vapor pressure और osmotic pressure, तो molecular mass की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू के इक्वल आती है, गुड रिजल्ट्स देते हैं. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात करें, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे देखो आप आयोनाइजेशन की हम बात करें, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयोनाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन देखो. अब आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, इसको देखिए आप. कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट अंडरगोस आयोनाइजेशन, आयोनाइज हो जाएगा. समझ रहे हैं बात को? 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स 1 मोल सोडियम आयंस एंड 1 मोल क्लोराइड आयंस. Total 2 moles of particles. Total 2 mole particles. ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? फॉर एग्जाम्पल ये जो है, अब आप देखो ये सॉलिड स्टेट में इसका फॉर्मूला अलग है और एक्वस स्टेट में फॉर्मूला अलग है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इट गिव्स 2 moles ऑफ सोडियम आयंस एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन, यानी कि टोटल 3 मोल्स. टोटल मोल्स कितने? 3 मोल्स. समझ रहे हैं बात को? अब एज वी नो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन देयर नेचर. तो देयरफॉर the value of a colligative property for solution of sodium chloride
is twice the expected value. Similarly, the value of a colligative property for solution of sodium sulfate is thrice than the expected value. समझ रहे हैं बात को? ये इस टाइप का जो प्रोसीजर है इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं। अब एसोसिएशन को समझिए आप। एसोसिएशन का क्या लॉजिक है वो आप समझने का ट्राई करिए। एसोसिएशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एसोसिएशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे अगर हम एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। अगर हम इसको डिसोल्व करें बेंजीन में हम डिसोल्व करें, सॉल्वेंट है, ठीक है ना, बेंजीन। और बेंजीन एक्चुअल में एक लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट है। ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? लो है। तो जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसोल्व करते हैं, तो ये इसमें डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर यानी 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं। ये डाइमर 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये H, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है यहां। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हो जाने से ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं। इसमें ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बन गए और ये एज ए होल सिंगल यूनिट बन गई। ये सिंगल यूनिट बन गई, दोनों मिलकर एक सिंगल यूनिट बना लिया। और इसको क्या टर्मिनोलॉजी देंगे हम? डाइमर बोलेंगे। किसी केस में 3 molecules get associated to give 1 unit, 1 particle, and the resulting particle obtained is called as trimer. अगर 3 molecule मिलकर एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं तो उसको ट्राइमर बोलेंगे। समझ गए बात? क्लियर हो गया? अब यहां ये इस तरह का इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन। अब जो मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो सुनिए। तो इस केस में हमने एसिटिक एसिड के शुरू में 2 मोल्स लिए, और अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो गए, इफ ऑल मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड, तो यहां पार्टिकल्स का नंबर होगा 1 मोल। तो 2 मोल एसिटिक एसिड हमने डिसोल्व किया और फाइनली इन द सॉल्यूशन वी हैव 1 मोल एसिटिक एसिड, 1 मोल पार्टिकल्स। तो इस केस में व्हेन वी डिसोल्व एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ठीक है, इट अंडरगोज एसोसिएशन एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी हाफ ऑफ द पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। जितने हमने शुरू में लिए थे उन पार्टिकल से हाफ पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गया? ये इस तरह का प्रोसीजर यहां एसोसिएशन बोला जाता है। अब एसिटिक एसिड को लेकर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझने का ट्राई करो आप। वो पॉइंट है, अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में डिसोल्व करें, आप ध्यान से समझने का ट्राई करो। ये एसिटिक एसिड है, अगर हमने इसको वाटर में डिसोल्व करा, अब वाटर हम जानते हैं हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट है। समझ गए आप बात को? तो इसमें एसिटिक एसिड को अगर हम डिसोल्व करेंगे तो इस केस में एसिटिक एसिड गेट डिसोल्व, एसिटिक एसिड का डिसोल्यूशन होगा, सॉरी आयोनाइजेशन होगा। समझ रहे हैं बात को? और अगर हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसोल्व करते हैं तो एसोसिएशन होगा। दोनों केस हो सकते हैं एसिटिक एसिड को लेकर। अगर हमने एसिटिक एसिड को लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में डिसोल्व किया है तो वो एसोसिएट होगा, डाइमर बनाएगा। और अगर हमने एसिटिक एसिड को हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट में डिसोल्व किया लाइक वाटर, तो ये आयोनाइजेशन होगा और फिर इसको हम
आयोनाइजेशन की तरह ट्रीट करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गया है मामला? जैसा बिहेवियर एसिटिक एसिड का है, सेम बिहेवियर बेंजोइक एसिड C6H5COH का। क्लियर हो गया है मामला? अब सुनिए, अब हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, अब हम क्या कहना चाहते हैं उसको समझने का ट्राई करिए। हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सपोज करिए हम एक सब्सटेंस लाइक NaCl का मोलर मास डिटरमाइन करना चाहते हैं, NaCl का, और इसके लिए हमने 1 kg वाटर में 1 मोल सोडियम क्लोराइड डिसोल्व किया। अब यहां लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये जब आयोनाइज होगा तो टोटल 2 मोल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा। अब हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए इस केस में सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के ΔTB की वैल्यू, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, या ΔTF की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से डबल होगी, ट्वाइस वैल्यू होगी इसकी। और अगर ΔTB या ΔTF की वैल्यू डबल होगी, अब डबल क्यों है? क्योंकि इसके सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का नंबर क्या हो गया? डबल हो गया। समझ रहे हैं बात को? बिकॉज इट अंडरगोज आयोनाइजेशन, डबल हो गया इसलिए। तो ΔTB और ΔTF की वैल्यू क्या आ जाएगी? डबल। अब अगर हम मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना चाहते हैं सोडियम क्लोराइड का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो उसका फॉर्मूला होगा KBWB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ΔTB इंटू WA। अब इस ΔTB की वैल्यू डबल आ रही है, ΔTB की वैल्यू क्या आ रही है इस सॉल्यूशन के लिए? डबल। तो जो इसका मोलिकुलर मास आएगा वो इसकी नॉर्मल वैल्यू से हाफ आएगा। अब नॉर्मल वैल्यू का क्या मतलब है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब है द मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल फॉर्मूला। इसके केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पर जो हम इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस, वो उसको नॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के कंपैरिजन में जब हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करते हैं किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो वो वैल्यू लोअर आती है। लोअर क्यों आती है? क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं उनमें पार्टिकल्स का नंबर हायर होता है, इसलिए उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हायर होती है। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हायर होगी तो मॉलिक्यूलर मास लोअर आएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से अगर हम एसोसिएशन वाले केस की बात करें, एसोसिएशन वाले केस की, जैसे हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं, हमने एसिटिक एसिड को डिसोल्व किया, ये एसिटिक एसिड है, इसके 2 मोल्स को डिसोल्व किया हमने। एसिटिक एसिड है, इसके 2 मोल को हमने डिसोल्व किया, बेंजीन लिया, और कितना लिया बेंजीन? 1 kg। समझ गए? और यहां ये सपोज करिए 100% एसोसिएटेड हो गया, तो जहां ये 2 मोल पार्टिकल्स थे उससे ये कितने मोल पार्टिकल रह गए? 1 मोल पार्टिकल रह गए। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी ΔTB की वैल्यू इक्वल टू 2 मोल पार्टिकल्स होनी चाहिए, बट एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1 मोल पार्टिकल होगी, यानी कि हाफ वैल्यू होगी इसके ΔTF या ΔTB की वैल्यू। ΔTB की वैल्यू क्या होगी? हाफ होगी, हाफ देन एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उस वैल्यू से हाफ होगी। अब अगर हम इसका मोलर मास डिटरमाइन करना चाहते हैं एब्यूलियोस्कोपिक मेथड से, एब्यूलियोस्कोपिक मेथड से इसका मोलर मास अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो अब आप देखिए यहां इसकी वैल्यू जस्ट हाफ है, ये वैल्यू हाफ है, नॉर्मल वैल्यू से, एक्सपेक्टेड वैल्यू से हाफ वैल्यू है, तो इसके मोलर मास की वैल्यू क्या आएगी? ट्वाइस आएगी। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जब हम एब्यूलियोस्कोपिक मेथड या क्रायोस्कोपिक मेथड के बेसिस पर किसी इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने की ट्राई करते हैं, तो ये वैल्यू या तो हायर होती है मोलर मास की वैल्यू या लोअर होती है। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच अंडरगो एसोसिएशन इन सॉल्यूशन whose molar mass comes higher when we calculate it on the basis of a colligative property method। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन में आयोनाइज होते हैं उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हायर होती है,
और जब उस हायर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पर उनका मोलर मास डिटरमाइन करते हैं तो वो लोअर आता है। जो एसोसिएट होते हैं उनका मोलर मास हायर आता है और जो आयोनाइज होते हैं उनका मोलर मास लोअर आता है। और ये इस तरह के जो मोलर मास होते हैं उन मोलर मासेस को हम क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स calculated on the basis of del TB or del TF will therefore be either higher or lower than their normal molar mass. These are called as abnormal molecular masses. Such molecular masses are called as abnormal molar mass. इनको हम क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। बिल्कुल क्लियर हो गया? फाइन। ये तो बात हो गई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है और ये ऐसा ऑब्टेन क्यों होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसको करेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वेंट ऑफ, उन्होंने एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। देखिए जरा, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं किसको? वेंट ऑफ फैक्टर को डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए आप ध्यान से समझने का ट्राई करिए। टू अकाउंट एसोसिएशन और डिसोसिएशन, टू अकाउंट एसोसिएशन और डिसोसिएशन, Wendt introduced a factor called as Wendt factor. इसको क्या टर्मिनोलॉजी दिया जाता है? Wendt फैक्टर। और ये आयोटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए कई बार हम सिंपली आई लिख देते हैं पर ये एक्चुअली आयोटा सिंबल होता है। बात समझ में आ गई आपको? और वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? वेंट ऑफ फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज, देखिए इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? इसकी कई डेफिनेशंस, उनमें से एक डेफिनेशन है कि वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब ये नॉर्मल मोलर मास क्या होता है? तो वेयर नॉर्मल मोलर मास, जिसको कि हम एक सिंबल दे सकते हैं शॉर्ट में MN, नॉर्मल मोलर मास, और एबनॉर्मल मोलर मास को हम MO लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। वेयर नॉर्मल मोलर मास is that calculated on the basis of chemical formula of electrolyte,
केमिकल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? और एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास, ये तो हो गया नॉर्मल मोलर मास। ये तो हम जो उसका केमिकल फॉर्मूला है उसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 58.5 ग्राम पर मोल। ये बोला जाएगा नॉर्मल मोलर मास। समझ गए? जो इसके फॉर्मूला के बेसिस पर हम कैलकुलेट करें। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वो समझने का आप ट्राई करिए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उसको समझने का ट्राई करिए। एबनॉर्मल मोलर मास, abnormal molar mass is that calculated on the basis of एक colligative property। एक colligative property के बेसिस पर जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, colligative property। ठीक है ना? एबनॉर्मल मोलर मास इज दैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक डेल टीबी और डेल टीएफ। डेल टीबी और डेल टीएफ के बेसिस पर जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। बात ठीक है? और दोनों का रेशो, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का जो रेशो है उसी को हम वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। इस वेंट ऑफ फैक्टर को एक और वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। वो वे देखिए आप क्या है। वो वे है वेंट ऑफ फैक्टर की एक और वे देखो आप, वो क्या है? वो है उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू। इन दोनों का जो रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। अब यहां कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब क्या है? वेयर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट विच इज कैलकुलेटेड by assuming the substance नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानकर, यानी हम ये माने कि ये जो सब्सटेंस है वो ना तो आयोनाइज हुआ है, नीदर आयोनाइज नॉर एसोसिएट, ना तो उसका आयोनाइजेशन हुआ है और ना एसोसिएशन हुआ है। ये मानकर जब हम उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोला जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? ये एक फॉर्मूला होगा। इसी तरह का एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को, और वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको समझिए जरा। वो डिफाइन करा जा सकता है कि I वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है ना? डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कितने मोल पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन
और डिसोसिएशन। समझ गए? बाद में कितने पार्टिकल्स हैं और पहले कितने पार्टिकल्स, समझ गए? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब सुनो आगे ध्यान से। ये इस तरह से हम वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सुनिए ये क्या सिग्निफाई करता है, इधर देखिए। इफ आई, वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई इज ग्रेटर देन 1, अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहां होगा आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी केस में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इट मींस इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोस आयोनाइजेशन। इफ I is less than 1, it represents that electrolyte undergoes association, electrolyte undergoes association। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपको? और अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ना तो सब्सटेंस का एसोसिएशन हो रहा है और ना सब्सटेंस का डिसोसिएशन हो रहा है। कब? व्हेन I इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब अगर हम इस वेंट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड कर दें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो फॉर्मूलाज कैसे हो जाएंगे वो समझने का ट्राई करिए। समझने का ट्राई करिए। अब हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं? हम डिस्कस करना चाहते हैं इंक्लूजन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इन इक्वेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन इक्वेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेंट ऑफ फैक्टर का इंक्लूजन। तो जरा देखो आप क्या होगा ये इंक्लूजन। डेल्टा P बाई P नॉट इक्वल्स टू आई एन ऑब्लिक कैपिटल है। ये तो था ही था हमारा फॉर्मूला रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आई से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही हमारा एक फॉर्मूला था डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, तो ये क्या हो जाएगा? आई। ऐसे ही एक फॉर्मूला था डेल टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, और ये आई हो गया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही एक फॉर्मूला था ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल्स टू सीआरटी, तो ये वेंट ऑफ फैक्टर से क्या कर दो? यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से अगर हम ये इंक्लूड कर दें तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वर्क करने लग जाता है। अब सपोज करो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करना है हमको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो आई की वैल्यू 1 होती है, तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गए? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करके। फाइन, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इसको पढ़े ध्यान से, फिर इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व करें। कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करें। ठीक है।